और एक होगी असमान गति, परिवर्तित वेग से गति, जिसको अपन ने त्वरित गति बोला था। तो अगर अपन द्विविमीय गति की बात करेंगे तो द्विविमीय गति में कण क्या होगा, एक तल पर वक्राकार पथ पे गति करेगा, और जब कण एक तल पर वक्राकार पथ पे गति कर रहा है तो अपन सब जानते हैं कण जिस पथ पर गति कर रहा है उस पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताएगी, वेग की दिशा को बताएगी। वेग दो बातों का मिश्रण है, एक तो परिमाण और एक दिशा। तो भैया लोगों एक बात है कि द्विविमीय गति में चाहे परिमाण नियत रहे, लेकिन एटलीस्ट वेग की दिशा तो लगातार बदलती रहेगी, और वेग की दिशा बदलेगी तो इसका मतलब वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो एक बात है कि द्विविमीय गति में कभी भी वेग नियत नहीं होगा, क्योंकि वेग तीन तरह से बदला जा सकता है, केवल परिमाण बदलकर, केवल दिशा बदलकर और दोनों बदलकर। तो द्विविमीय गति में वेग परिवर्तित होगा, एटलीस्ट दिशा तो लगातार बदलती रहेगी, और हो सकता है गति के दौरान उसका वेग का परिमाण भी बदलता रहे। तो कुल मिलाकर द्विविमीय गति में चूंकि कण वक्राकार पथ पे गति करेगा तो परिमाण बदले ना बदले दिशा तो बदलेगी, इसका मतलब वेग बदलेगा, अर्थात द्विविमीय गति में वेग नियत नहीं होगा, अर्थात द्विविमीय गति में कभी भी एक समान गति नहीं होगी। तो भैया द्विविमीय गति में डायरेक्ट क्या होगी, असमान गति, बोले तो ऐसी गति जिसके दौरान वेग लगातार बदलता रहेगा, और वेग बदलता रहेगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इसका मतलब द्विविमीय गति, सभी प्रकार की द्विविमीय गति क्या होगी, त्वरित गति होगी। सारी प्रकार की द्विविमीय गति त्वरित गति होगी। अब त्वरित गति है तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो एक समान त्वरित गति और दूसरी गति क्या है, असमान त्वरित गति। असमान त्वरित गति, तो ये बात है कि प्रत्येक द्विविमीय गति त्वरित गति होगी, और त्वरित गति होगी तो यह द्विविमीय गति एक समान त्वरित भी हो सकती है और असमान त्वरित गति भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक समान त्वरित द्विविमीय गति। एक समान त्वरित द्विविमीय गति, एक समान त्वरित द्विविमीय गति। तो एक बात है कि एक समान त्वरित है, अर्थात गति के दौरान त्वरण क्या है, नियत है। गति के दौरान त्वरण नियत है। तो मान लीजिए आपका कण कुछ इस तरह से वक्राकार पथ पर गति कर रहा है। प्रारंभ बोले तो जब समय गिनना शुरू किया, इसका वेग कितना है, u है। t समय पश्चात ये यहां पर पहुंच गया तो t सेकंड में तय किया गया विस्थापन कितना हो गया, s, और t सेकंड पश्चात वेग कितना हो गया, या t समय पर वेग कितना हो गया, v हो गया। तो अपन सब जानते हैं कि अगर त्वरण नियत है तो इस कण की गति का अध्ययन करने के लिए, इस कण की गति का अध्ययन करने का मतलब वेग समय विस्थापन के मध्य जो संबंध होंगे हम कहां से बोल सकते हैं, गति की समीकरणों से बोल सकते हैं। गति की समीकरणों से बोल सकते हैं। तो भैया लोगों एक समान त्वरित गति के लिए गति की समीकरण क्या होगी, t समय पश्चात वेग होगा v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर बराबर क्या होगा, u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t। इसका मतलब तो t सेकंड में तय किया गया विस्थापन, और अगर आप बोले कि s विस्थापन तय करने के पश्चात वेग क्या होगा, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस 2a u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो नियत त्वरण से गति कर रहे कण की गति का अध्ययन करने के लिए हम इन तीन समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। अब चूंकि कण
द्विवी में गति कर रहा है तो यहाँ प्रारंभिक वेग और त्वरण की दिशा समान नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रारंभिक वेग और त्वरण की दिशा समान होती तो यह कण मुड़ता ही नहीं, यह कण क्या होता, सीधा सीधा ही चलता, क्योंकि जिस दिशा में त्वरण है इसी का मतलब उसी दिशा में बल है, तो वेग और बल की दिशा समान है। बोले तो जिस दिशा में गति कर रहा है बल उसी दिशा में है तो कण मुड़ेगा ही नहीं, सीधा सीधा चलेगा। इसी तरह से अगर बल की दिशा या यूं बोलो त्वरण की दिशा वेग के विपरीत दिशा में हो जाएगी तो भी यह कण सीधा सीधा ही चलेगा। कण मुड़ेगा ही कब, कण मुड़ेगा ही कब, जब वेग इस दिशा में हो और बल इस दिशा में लगे। बल इस दिशा में होने वाला त्वरण भी इस दिशा में लगे। इस दिशा से मतलब क्या है कि बल वेग की न तो दिशा में हो, नहीं विपरीत दिशा में, उससे कुछ कोण पर हो, तो आपका ये कण क्या करेगा, वक्राकार पथ पर गति करेगा। तो एक बात तय है कि अगर कण वक्राकार पथ पर गति कर रहा है तो u और a की दिशा सेम नहीं होगी, और जब u और a की दिशा सेम नहीं होगी तो इस समीकरण को न तो v बराबर u प्लस at लिख सकते हैं, नहीं v बराबर u माइनस at लिख सकते हैं। ऐसा तब लिख सकते थे जब u और a की दिशा समान हो या u और a की दिशा क्या हो, विपरीत, ताकि अगर मैंने इस दिशा को धनात्मक लिया है तो दोनों धनात्मक दिशा में आ गए, और यहाँ ये धनात्मक दिशा में आ गए और ये ऋणात्मक दिशा में आ गए। तो इसका मतलब क्या है, अब इस समीकरण को सिंपल अदिश समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते। तो अगर आपको t समय पश्चात वेग निकालना है तो आपको u वेक्टर और a वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। तो भैया लोगों, जब मेरे को दो सदिशों के योग का परिणामी सदिश निकालना है तो इनको जोड़ने के लिए, परिणामी सदिश प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको तोड़ दूंगा। बोले तो मैं सदिशों के संयोजन की घटक विधि द्वारा परिणामी सदिश निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस u वेक्टर को तोड़ दूंगा इसके दो लंबवत घटकों में। तो माना कि u वेक्टर का इस दिशा में घटक ux और इस दिशा में घटक क्या आ गया, uy। तो मैंने u वेक्टर को तोड़ दिया इसके दो लंबवत घटकों में ux वेक्टर और uy वेक्टर। ux वेक्टर को अपन uxi के और uy वेक्टर को uyj के लिख सकते हैं। इसी तरह से त्वरण को भी तोड़ देंगे इसके दो लंबवत घटकों में axi के प्लस ayj के। तो ये क्या हुआ, त्वरण का x दिशा में घटक, बोले तो x दिशा में त्वरण, ये त्वरण हुआ, त्वरण ये क्या हुआ, त्वरण का y दिशा में घटक, बोले तो y दिशा में त्वरण। तो अब अपन u वेक्टर और a वेक्टर को तोड़ दिया तो यहां मान भर देते हैं। तो v वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया भैया, ux i के प्लस uy j के प्लस a वेक्टर क्या रहा, ax i के प्लस ay j के इंटू t। तो v वेक्टर बराबर क्या हो गया, यहां से क्या आएगा, axt i के कॉमन, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक स्टेप खा गया मैं, ux प्लस axt। अरे भैया यहां से axt i के आएगा, यहां से ux i के पे, तो ux i के और axt i के में से i के कॉमन आ गया तो क्या हो जाए ux प्लस axt। इसी तरह से इन दोनों में से j के कॉमन आ गया uy प्लस ayt j के। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओ तो ये v वेक्टर इन दो सदिशों का क्या बताया, योग। तो ये दोनों सदिश इस v वेक्टर के क्या कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे। कौन सी दिशा में, ये वाला घटक आया x दिशा में, ये वाला घटक आया y दिशा में। अर्थात ये v वेक्टर है, मेरा v वेक्टर इन दो लंबवत सदिशों से मिलकर बना है, अर्थात ये दोनों इस v वेक्टर के क्या कहलाएंगे, समकोणीय घटक कहलाएंगे। और अगर मैं इस वाले घटक का परिमाण, ये पूरा घटक हुआ, v वेक्टर का ये पूरा घटक हुआ, अरे v वेक्टर का ये पूरा घटक है, इसको सामान्य तौर पर किससे प्रदर्शित किया जाता है, vx वेक्टर से, और v वेक्टर के y दिशा वाले घटक को किससे प्रदर्शित करते हैं, vy वेक्टर से। vx वेक्टर क्या हो गया, vxi के, vy वेक्टर vyj के। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा vxi के पे, ये पूरा vyj के पे, तो i के मिल गया। तो इसका मतलब ये पूरी चीज क्या है, vx
तो vx इक्वल टू क्या आ गया ux प्लस axt, और इसी तरह से vy इक्वल टू क्या आ गया uy प्लस ayt। तो भैया लोगों जैसे मैंने u वेक्टर और a वेक्टर को तोड़ा और तोड़कर परिणामी सदिश परिणामी वेग ज्ञात किया, t समय पश्चात वेग ज्ञात किया, तो उस वेग का t समय पश्चात वेग का x दिशा में घटक, बोले तो एक तरह से अंतिम वेग का t समय पश्चात वेग का x दिशा में घटक कितना है vx बराबर ux प्लस axt, और y दिशा में घटक vy बराबर uy प्लस ayt। तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण की सहायता से t समय पश्चात वेग का x दिशा में घटक निकाल लेंगे, t समय पश्चात वेग का y दिशा में घटक निकाल लेंगे, और फिर दोनों को वापस जोड़ देंगे, vx वेक्टर और vy वेक्टर को वापस जोड़ देंगे, तो आपके पास v वेक्टर आ जाएगा। अगर आपको v वेक्टर का परिमाण निकालना है तो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर आ जाएगा, और माना कि v वेक्टर x के साथ अल्फा कोण बनाता है तो tan अल्फा इक्वल टू vy अपॉन vx आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने क्या करा, इस समीकरण को दो अदिश समीकरणों में तोड़ दिया, दो अदिश समीकरणों में तोड़ दिया। मैंने कहा कि भैया इस v वेक्टर को निकालने की बजाय क्या करें, इस v वेक्टर के टुकड़े निकाल ले, इस v वेक्टर को डायरेक्ट निकालने की बजाय इस v वेक्टर के टुकड़े निकाले x में और y में। अगर मेरे को v वेक्टर का x दिशा में टुकड़ा बोले तो घटक चाहिए, यही बोलो t समय पश्चात वेग चाहिए x दिशा में, t समय पश्चात x दिशा में वेग, तो t समय पश्चात अगर मेरे को x दिशा में वेग चाहिए बोले तो इस v वेक्टर का x वाला घटक चाहिए, तो इसका x वाला घटक क्या हुआ, इसका x वाला घटक प्लस इसका x वाला घटक इनटू t, मींस अगर मेरे को t समय पश्चात x दिशा में वेग चाहिए तो प्रारंभिक वेग और त्वरण का भी कौन सी दिशा में घटक आएगा x में। मींस अगर आप t समय पश्चात x दिशा में वेग निकालना चाहते हो तो u का और a का कौन सी दिशा में घटक देखना पड़ेगा, x वाला घटक, और अगर t समय पश्चात में y दिशा में वेग देखना चाहूंगा तो u और a का भी कौन सा वाला घटक आएगा, y वाला घटक। इसका मतलब x वाले घटकों को जोड़ देंगे तो ux प्लस axt क्या हो जाएगा vx, uy प्लस ayt क्या हो जाएगा vy, तो v का x दिशा में घटक क्या होगा, u का x दिशा में घटक प्लस a का x दिशा में घटक इनटू t। गौर फरमाना यहाँ ये दोनों घटक मेरे प्लस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, जब u वेक्टर को तोड़ा दो लंबवत सदिशों में, दो लंबवत घटकों में, तो मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ u का x वाला घटक जाएगा वो धनात्मक x दिशा में आएगा, y वाला घटक भी धनात्मक y दिशा में आएगा, इसी तरह से त्वरण का x वाला घटक धनात्मक x और y दिशा में घटक धनात्मक y। कल कोई ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक का घटक ऋणात्मक x में हो, तो भैया जैसे त्वरण का घटक ऋणात्मक x में होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस आई कैप, और ये जब यहाँ माइनस आई कैप आएगा तो जब आप आई कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। कहने का मतलब क्या है, जब u और a के x वाले घटक समान दिशा में होंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, लेकिन जब u और a के x वाले घटक विपरीत दिशा में होंगे तो यहाँ प्लस ax की जगह क्या आ जाएगा माइनस ax, क्योंकि माइनस आई कैप का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। ये तो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी पढ़ते टाइम पर अपन सारे घटकों को धनात्मक दिशा में मानते हैं, लेकिन कल कोई घटक विपरीत दिशा में भी आ सकता है तो उस केस में क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा, इस समीकरण को इन सिंपल दो अदिश समीकरणों में तोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों अदिश समीकरणों को सोल्व करना आसान काम है, क्योंकि यहाँ पर t समय पश्चात x दिशा में वेग निकालने के लिए ये सीधे सीधे जुड़ेंगे या सीधे सीधे घटेंगे, इसी तरह से t समय पश्चात y दिशा में वेग निकालने के लिए ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे या सीधे सीधे घट जाएंगे। घटेंगे कब, जब इनके घटकों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इसी तरह से अगर आपको t समय पश्चात विस्थापन निकालना है, s वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। इन दोनों का सदिश योग करना टफ जॉब है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इस u वेक्टर और इस a वेक्टर को तोड़ देंगे दो लंबवत दिशाओं में, तो s वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, u वेक्टर क्या है ux i के प्लस uy j के।
इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर क्या है भैया ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आएगा यू एक्स टी और यहां से आएगा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आई के। तो आई के क्या आ गया भैया कॉमन, तो यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आई के और यहां आ गया यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जे के। अरे यू वाई टी जे के यहां से हाफ ए वाई टी स्क्वायर जे के। तो अगर मैं इस एस वेक्टर को भी तोड़ दूं कि कर्ण का ये विस्थापन है और अगर मैं इसी को मूल बिंदु मान लूं तो इस विस्थापन का x दिशा में जो घटक आएगा वो एस एक्स वेक्टर आएगा और y दिशा में जो घटक आएगा वो एस वाई वेक्टर आएगा। तो अगर मैं जिस बिंदु से मैंने समय गिनना शुरू किया था उसी बिंदु को मूल बिंदु मान लूं तो यहां से यहां तक जो विस्थापन का जो x दिशा में घटक आया है ये तो एक तरह से क्या है x निर्देशांक। जब कर्ण यहां पर था तो ये इसका क्या है x निर्देशांक। तो इसका मतलब विस्थापन का जो x दिशा में घटक आया वो तो x निर्देशांक है। इसी तरह से y दिशा में जो घटक आया है वो क्या है y निर्देशांक। तो इस s वेक्टर को अपन बोल सकते हैं sx वेक्टर प्लस sy वेक्टर। भैया विस्थापन का x दिशा में घटक प्लस y दिशा में घटक। अब sx वेक्टर को अपन बोल सकते हैं sx i के प्लस sy j के और विस्थापन का x दिशा में जो घटक आया है वो x निर्देशांक, क्योंकि मैंने जिस बिंदु से समय गिनना शुरू किया उसी को मूल बिंदु मान लिया तो विस्थापन का x दिशा में जो घटक आया वो इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसका क्या है x निर्देशांक और y दिशा में घटक क्या है y निर्देशांक। अब ये और ये आपस में बराबर है तो x बराबर क्या हो गया ux t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और y बराबर क्या हो गया uy t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे अगर आपको t समय पश्चात विस्थापन निकालना है तो इन दोनों का सदिश योग करने की बजाय अपन क्या करेंगे इस विस्थापन के टुकड़े निकालेंगे कि x दिशा में विस्थापन क्या है y दिशा में विस्थापन क्या है। इसको डायरेक्ट सोल्व करने की बजाय तोड़ के सोल्व करेंगे। तो जब अपन विस्थापन का x दिशा में घटक ले रहे हैं या x दिशा में विस्थापन देख रहे हैं तो u का और a का भी कौन सा वाला घटक आएगा x वाला घटक। जब हम विस्थापन y दिशा में देख रहे हैं बोले तो विस्थापन का y दिशा में घटक देख रहे हैं तो u और a का कौन सा वाला घटक आएगा y वाला घटक। इसका मतलब क्या है जब आप दो सदिशों के योग का परिणामी सदिश निकाल रहे हो और अगर उसका x वाला घटक निकाल रहे हो तो जिनको आप जोड़ रहे हो उनका भी कौन सा वाला घटक आता है x वाला और अगर परिणामी सदिश का y वाला घटक निकाल रहे हो तो इनका भी कौन सा वाला घटक आएगा y वाला घटक। तो इसी तरह से मैंने इस समीकरण को क्या कर दिया इन दो अदिश समीकरणों में वियोजित कर दिया। ध्यान रखना अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सारे घटक धनात्मक दिशा में, कल कोई घटक ऋणात्मक दिशा में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, जिसकी दिशा विपरीत है और जब विपरीत दिशा होगी तो एक को प्लस में लेना पड़ेगा और एक को माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं, क्लियर। इसी तरह से हम इस सदिश समीकरण को भी घटकों के रूप में ऐसे लिख सकते हैं vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस इसका x वाला घटक और इसका भी x वाला घटक। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। तो कुल मिलाकर क्या था भैया, अगर कर्ण नियत त्वरण से dv में गति कर रहा है तो कण की गति का अध्ययन करने के लिए हम इन तीन गति के समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं और वो क्या है v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर और v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो भैया लोगों यहाँ पर u और a की दिशा समान नहीं है, u और a की दिशा समान नहीं है तो इन दोनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे समीकरण को तोड़ देंगे।
हम t समय पश्चात वेग निकालने की बजाय इस वेग के घटक निकालेंगे, इस वेग के टुकड़े निकालेंगे। अगर मैं इस वेग का x दिशा में घटक निकालना चाहूं बोले तो t समय पश्चात x दिशा में वेग, ये क्या है t समय पश्चात वेग, इसका घटक लेंगे x दिशा में तो वो क्या कहलाएगा, वेग t समय पर x दिशा में वेग। ये vx क्या है, vx क्या है, वेग का x दिशा में घटक, ये v क्या है t समय पर वेग, तो vx क्या कहलाएगा, t समय पर x दिशा में वेग, या यूं बोलूं t समय पर वेग का x दिशा में घटक, वेग का x दिशा में घटक बोलो या x दिशा में वेग बोलो एक ही बात है। तो मैं इस वेग का x दिशा में घटक लूंगा, तो जब मैं वेग का x दिशा में घटक लूंगा तो जब दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का आप घटक ले रहे हैं x दिशा में, तो आप क्या करेंगे, जिन सदिशों को जोड़ रहे हैं उनका भी x वाला घटक, तो जब परिणामी सदिश x दिशा में देख रहे हैं तो जिनको भी जोड़ रहे हैं उनका भी x वाला घटक, और जब परिणामी सदिश का y दिशा में घटक देख रहे हैं तो जिनको आप जोड़ रहे हो उनका भी कौन सा वाला घटक आ जाएगा, y वाला। इसी तरह से t समय पश्चात विस्थापन क्या होगा, तो मैं विस्थापन का घटक लूंगा, तो t समय पश्चात विस्थापन का अगर मैं x दिशा में घटक लूंगा तो विस्थापन का x दिशा में घटक क्या आएगा, एक तरह से x निर्देशांक क्या आएगा। लेकिन ये तब है जब जिस बिंदु से आपने फेंका या जिस बिंदु से समय गिनना शुरू किया है उसी बिंदु को आपने मूल बिंदु माना था। तो अगर आप विस्थापन का x दिशा में घटक ले रहे हैं तो u का भी x वाला घटक और त्वरण का भी x वाला घटक, और जब विस्थापन का y दिशा में घटक ले रहे तो u/t प्लस हाफ a/t²। कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं यूं कह रहा हूं कि जिस बिंदु से अपन ने समय गिनना शुरू किया अगर हम उसी को मूल बिंदु मान लेंगे तो इस विस्थापन का x वाला घटक एक तरह से क्या कहलाएगा, x निर्देशांक, और y दिशा वाला घटक क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। लेकिन अगर मैं क्या करता, समय मैंने यहां से गिनना शुरू किया लेकिन अगर मैं मूल बिंदु इसको मानता, समय तो यहां से गिनना शुरू किया लेकिन देख मैं यहां से रहा हूं, तो जब कण यहां पर पहुंचता तो विस्थापन ये होता, और विस्थापन ये होता तो इस विस्थापन का x वाला जो घटक आता वो x निर्देशांक नहीं आता, वो x दिशा में विस्थापन आता, और फिर आपको जब ये t बराबर 0 पर कण यहां था तो माना कि कण यहां पर था, तब इस t बराबर 0 पर कण का मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक कितना था, x0। तो विस्थापन का x दिशा में घटक तो आपको x निर्देशांक देगा, x दिशा में विस्थापन देगा, लेकिन अब की बार t समय पश्चात इसका जो निर्देशांक आएगा वो कितना आएगा, x प्लस x0, या यूं बोलूं इसको sx बोल दूं तो sx प्लस x0 क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। तो अगर आपने इसको मूल बिंदु न मानकर किसी और को मूल बिंदु माना है तब आपका इस विस्थापन का x दिशा में जो घटक आएगा वो आएगा x दिशा में विस्थापन आएगा, ये x दिशा में विस्थापन हो गया यहां से यहां तक। लेकिन अगर आप इसका x निर्देशांक निकालेंगे तो आपको इस sx में क्या जोड़ना पड़ेगा, x0, और x0 क्या है, जब t बराबर 0 पर कण यहां बढ़ता उसका x निर्देशांक। लेकिन अगर आप इसको मूल बिंदु न लेकर इसको मूल बिंदु ले लेंगे तो s ये मूल बिंदु है तो यहां से यहां तक क्या होगा, x निर्देशांक की होगा, बोले तो यही विस्थापन उस केस के अंदर क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है कि नहीं बात। तो ये चॉइस आपकी होती है कि आप मूल बिंदु किसको मानना चाहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग जगह को मूल बिंदु, अलग अलग बिंदु को मूल बिंदु मानेंगे तो इसके निर्देशांक अलग अलग होंगे। लेकिन निर्देशांक अलग अलग होने का मतलब ये नहीं कि इसकी स्थिति अलग अलग होगी। अगर जयपुर की बूंदी से दूरी देखेंगे तो 200 किलोमीटर, कोटा से देखेंगे तो 250 किलोमीटर, टोंक से देखेंगे तो 100 किलोमीटर। तो चूंकि मैंने मूल बिंदु चेंज कर रहा हूं, निर्देश बिंदु चेंज कर रहा हूं, तो आपको जयपुर की दूरी अलग अलग दिख रही है, लेकिन जयपुर अलग अलग जगह थोड़ी है, जयपुर तो वहां का वही है। लेकिन आप मूल बिंदु चेंज करेंगे तो जो मान होगा वो बदलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जयपुर की स्थिति बदल गई, जयपुर तभी वहां का वही है, जयपुर की स्थिति नहीं बदली है।
तो बूंदी से आप बात करेंगे तो भी 200 किलोमीटर सही है, कोटा से बात करेंगे तो भी 250 किलोमीटर सही है, टोंक से बात करेंगे तो भी 100 किलोमीटर सही है। तो चॉइस आपकी कि मूल बिंदु आप किसको मानते हो, आप मूल बिंदु इसको मानो चाहे इसको मानो, चीज सेम है। बोले तो अगर ये मान लीजिए 5 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो इस बिंदु के हिसाब से इसके निर्देशांक एक्स निर्देशांक कितना आएगा, 7 आएगा, और इस बिंदु के हिसाब से इसका निर्देशांक एक्स निर्देशांक कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपको लगेगा यार ये बंदा तो बोल रहा है निर्देशांक 5, ये बंदा बोल रहा है 7, तो दोनों सही बोल रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग बिंदु के सापेक्ष देख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहां से बात करूंगा तो x दिशा में विस्थापन तो कितना है 5, x दिशा में तो विस्थापन कितना है 5। अगर ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, तो यही विस्थापन एक तरह से क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। लेकिन अगर ये मूल बिंदु है तो ये यहां से यहां तक तो 5 मीटर का विस्थापन हुआ, और चूंकि इस बिंदु के सापेक्ष ये 2 मीटर है तो टोटल कितना हो गया 7, तो इसके हिसाब से इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, आया कुछ समझ में। और इसी तरह से समीकरण को अपन तोड़ देंगे, vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू x, और vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। तो अगर अपन ने क्या करा, इस वेग का x वाला घटक देखना चाहे तो u और a के x वाले घटक आ गए, इस विस्थापन का x वाला घटक देखना चाहे तो u और a के x वाले घटक आ गए। 30s विस्थापन पश्चात वेग का x वाला घटक देखना चाहे तो इन सबके कौन से वाले घटक आ गए, x वाले। 30 समय पश्चात वेग का y वाला घटक चाहे तो सबके y, दोनों के y घटक आ गए। विस्थापन y दिशा में चाहे तो दोनों के y वाले घटक आ गए। वेग y दिशा में चाहे तो इन सबके y वाले घटक आ गए। मींस x की बात करेंगे तो सारी चीजें x की आएगी, y की बात करेंगे तो सारी चीजें y की आएगी। ऐसा क्यों होता है, या हम किसी भी सदिश को दो लंबवत दिशाओं में क्यों तोड़ते हैं, उसका क्या रीजन है कि जब हम x की बात करेंगे तो x दिशा में, x दिशा की तरफ y वाले सदिशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जब y की बात करते हैं तो y दिशा में x वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। आज अपन वापस एक बार देख लेते हैं कि हमने किसी सदिश को दो लंबवत सदिशों में ही क्यों तोड़ा था। तो मान लीजिए ये a वेक्टर है, इसका अपन सब जानते हैं x दिशा की तरफ घटक, अगर ये इससे थीटा कोण बनाएगा तो x की तरफ घटक कितना होगा, a cos थीटा, और y की तरफ घटक क्या होगा, a sin थीटा। बेसिकली एक बात गौर फरमाए, अपन बोलते हैं a वेक्टर का x दिशा में घटक a cos थीटा है, तो बेसिकली ये a cos थीटा क्या है, इस a वेक्टर का इस दिशा में प्रभाव इफेक्ट, इस दिशा में प्रभाव इफेक्ट, और इस a वेक्टर का y दिशा में घटक कितना है, a sin थीटा। बोले तो a वेक्टर का y दिशा में प्रभाव कितना है, यूं समझिएगा आप, यूं समझिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मैं क्या करता हूं, इस मूल बिंदु O से, इस मूल बिंदु O से यहां पर पहुंचता हूं। इस मूल बिंदु O से मैं A पर पहुंचा, जिसके निर्देशांक कितने मान लीजिए 3,4। तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं इस बिंदु से सीधा चलते हुए इस A पर पहुंचा और ये मेरा विस्थापन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मैं इस O से A पर गया तो क्या मैं x दिशा में विस्थापित हुआ, तो या मेरा x दिशा में विस्थापन कितना होगा, तो पहली बात तो अपने दिमाग में आएगी कि यार हम x में था किसके, हम तो इस दिशा में किसके। लेकिन गजब की बात ये, आप सीधा सीधा x की तरफ नहीं खिसके, फिर भी आप x दिशा में खिसक गए। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पे थे तब आपका x निर्देशांक कितना था 0, और जब आप यहां पर पहुंच गए तो x निर्देशांक कितना हो गया 3। तो आप सीधा सीधा x दिशा में नहीं गए, लेकिन फिर भी x दिशा में थोड़े से खिसक गए, क्योंकि जब आप यहां पर हो तो x के हिसाब से आप यहां पर हो, तो x दिशा में आप कितने खिसक गए 3 मीटर। अब एक और बात, इसी तरह से आप सीधे सीधे y की तरफ नहीं गए, लेकिन फिर भी y पर पहुंच गए, क्योंकि आप जब यहां पढ़ते तो y निर्देशांक 0 था, या y के हिसाब से आप यहां पढ़ते, लेकिन जब आप यहां पर पहुंचे तो y के हिसाब से यहां पर पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हो, ये यहां से अंदर कितना हो गया 4। तो गजब की बात क्या है कि मैं
x में नहीं चला, मैं y में नहीं चला, मैं इधर चला तो भी मैं सीधा सीधा x या सीधा सीधा y की तरफ नहीं गया, मैं इनके बीच में गया, इसका मतलब तो भी मैं x दिशा में विस्थापित हो गया और मैं y दिशा में विस्थापित हो गया। तो यही गेम सदिश का है क्या कि आप चाहे आपका विस्थापन x दिशा में नहीं है, आपका विस्थापन इस दिशा में है, लेकिन फिर भी इस s का इस दिशा में कोई ना कोई घटक आ गया। घटक आने का मतलब अगर ये विस्थापन है तो एक तरह से आप x दिशा में इतना विस्थापित हो चुके हो। इसी तरह से आप इधर गए, आपको लगा कि नहीं मैं तो y में नहीं गया, लेकिन आप फिर भी y के हिसाब से चले गए, क्योंकि जब आप यहां पर पहुंचे तो y के हिसाब से आप यहां पर पहुंच गए थे, यहां पर पहुंचे तो यहां पर, और यहां पर पहुंचे तो यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विस्थापन s इधर है, आपको लग नहीं रहा कि हम y दिशा में खिसके हैं, लेकिन आप फिर भी y दिशा में कितने खिसक चुके, 4 मीटर खिसक चुके। तो यही सदिश का खेल है कि आपका सदिश चाहे x में नहीं है, आपका सदिश चाहे y में नहीं है, लेकिन इसका x दिशा में कोई ना कोई और y दिशा में कोई ना कोई घटक आ रहा है। इसका मतलब इसका x दिशा में प्रभाव 3 मीटर आया और y दिशा में प्रभाव 4 मीटर आया। मींस आप चाहे यहां से यहां पर खिसक गए और ये कितना है 5 मीटर, यहां से अगर विस्थापन कितना है 5 मीटर, तो गौर फरमाइएगा एक्चुअल विस्थापन तो 5 मीटर है, लेकिन आप विस्थापन का जब x दिशा में घटक निकाला तो 3 मीटर आया और y दिशा में घटक निकाला तो 4 मीटर आया। इसका मतलब आप गए इधर लेकिन फिर भी आप x दिशा में खिसक गए और आप इधर गए तो भी y दिशा में खिसक गए। तो इसका मतलब यह है कि सदिश की दिशा में तो पूरे की पूरी वैल्यू आती है। मैं बोलूं इस दिशा में विस्थापन कितना है, तो इस दिशा में तो विस्थापन कितना है 5 मीटर ही है, लेकिन अगर आप सदिश से दूर चलते जाए, थोड़ा घूमते जाए, तो सदिश का जो प्रभाव है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, इफेक्ट कम होता जाता है। मींस आप देखिएगा ये A वेक्टर है, अगर इस A वेक्टर का परिमाण कितना है 10, तो मैं आपको बोलूं इस दिशा में सदिश का मान कितना है 10, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं इस A वेक्टर का इस दिशा में मान कितना है, तो अपना पहला तो आंसर आएगा कि सर इसका तो मान 0 है, सदिश तो इधर है। लेकिन यही सदिश का खेल है कि अगर ये इस दिशा में विस्थापन 10 मीटर है, इसका मतलब आप फिर भी इस दिशा में थोड़ा तो क्या हो गए, विस्थापित हो गए। बोले तो आपके इस सदिश का इस दिशा में कोई ना कोई घटक आया और कोई ना कोई घटक आया, इसका मतलब इसका इस दिशा में प्रभाव आया। तो अगर ये थीटा है तो इसका इस दिशा में प्रभाव कितना है, a cos थीटा, और इस दिशा में सदिश का मान कितना है, a sin थीटा। तो आपका सदिश चाहे इस दिशा में है, लेकिन इसका इस दिशा के अलावा भी और अन्य दिशा में कोई ना कोई प्रभाव आता है, कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो जब अपन किसी सदिश का किसी दिशा में घटक देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब अपन ये देखना चाहते हैं इस सदिश का इस वाली दिशा में मान कितना है। प्रथम दृष्टि से तो लगता है कि इसका तो सदिश तो इधर है, तो इधर तो सदिश है ही नहीं, लेकिन यही सदिश का खेल है। इधर होने के बावजूद भी सदिश का इधर कोई ना कोई प्रभाव आ रहा है, कोई ना कोई मान आ रहा है। क्योंकि जब मैं कण यहां पर पहुंचा तो मैं बोलूं x दिशा में कितना विस्थापन हुआ, तो एक्चुअल कण x में तो खिसक नहीं रहा, एक्चुअल में कण y में नहीं खिसक रहा, कण इधर खिसक रहा है, फिर भी इसका x दिशा में कोई ना कोई विस्थापन तो आ गया। तो यही बात गजब की है कि चाहे विस्थापन इस दिशा में, लेकिन विस्थापन का इस दिशा में कोई ना कोई मान आया है, कोई ना कोई प्रभाव आया है। तो जब अपन किसी सदिश का किसी दिशा में घटक लेते हैं तो अपन ये देखना चाहते हैं इसका इस दिशा में प्रभाव कितना है। ठीक है, तो घटक बोले तो सदिश का उस दिशा में प्रभाव या उस दिशा में मान। तो यही गजब की बात होती है क्या कि चाहे सदिश इधर की तरफ है, लेकिन इस सदिश का इस दिशा में प्रभाव आएगा, इस दिशा में भी प्रभाव आएगा, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी प्रभाव आएगा। तो सदिश का उसकी दिशा के अलावा भी और अन्य दिशाओं में कोई ना कोई प्रभाव आता है, कोई ना कोई प्रभाव आता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस वस्तु पर एक बल लगाया 10 न्यूटन का और इसके घटक लिए x में घटक आया 8 न्यूटन, y में घटक आया 6 न्यूटन, तो इसका मतलब मेरा 10 न्यूटन
इन दोनों बलों से मिलकर बना। अरे इन दोनों को जोड़ूंगा 14 नहीं आएगा 10 आएगा, क्योंकि a वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। तो a वेक्टर का परिमाण क्या होगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ax प्लस ay नहीं होता है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 का अंडर रूट, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 का अंडर रूट कितना आ गया 10। तो अगर मैंने इस वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया है तो मैंने बोला इसका x दिशा में घटक आया 8, y दिशा में घटक आया 6, बोले तो मेरा 10 न्यूटन इन दोनों से मिलकर बना है। तो अगर मैं इस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल न लगाकर दो बल लगाऊं 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, एक लगाऊं x में एक लगाऊं y में, तो भी इन दोनों का परिणामी कितना आएगा 10। तो आप अकेला 10 न्यूटन बल क्यों लगाओ कि ये दो बल ऐसे लगाओ, एक ही बात है। तो एक तरह से ये हुआ कि 8-10 न्यूटन का बल मैंने लगाया, इधर की तरफ है, इस दिशा में लगाया है, तो मैं यूं मान सकता हूं कि इस 10 न्यूटन का इस दिशा में प्रभाव कितना है 8 और इस दिशा में प्रभाव कितना है 6 न्यूटन। चाहे 10 न्यूटन बल इस दिशा में लग रहा है, आपसे बोले कि x दिशा में बल कितना लग रहा है, तो अपन को एक बार तो लगेगा कि यार इस दिशा में तो बल शून्य है, बल इस दिशा में कहां लग रहा है। लेकिन भैया लोगों इस 10 न्यूटन का x दिशा में इफेक्ट कितना है 8 और y दिशा में कितना इफेक्ट आया 6, क्योंकि जब मैंने इस 10 न्यूटन को तोड़ा तो इसका x दिशा में घटक आया 8 और y दिशा में घटक आया 6, बोले तो मेरा 10 न्यूटन बल इन दोनों बलों से मिलकर बना है। तो मैं यूं भी मान सकता हूं कि 10 न्यूटन बल नहीं लगाकर मैंने x में लगाया 8 और y में लगाया 6, तो इस 10 न्यूटन का इस दिशा में इफेक्ट कितना है 8 और इस दिशा में इफेक्ट कितना है 10, क्योंकि ये न लगाकर ये दोनों लगाता तो भी बात एक ही होती। तो जब 10 न्यूटन बल इधर लगा रहा है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि x में 8 का लगाया और y में 6 का लगाया है, ठीक है। तो सदिश का गेम यही है कि सदिश चाहे इस दिशा में है लेकिन इसकी दिशा के अलावा भी और अन्य दिशाओं में क्या आता है प्रभाव आता है। तो मान लीजिए ये a वेक्टर है और मैं यूं बोलूं इसका x दिशा में प्रभाव कितना है, तो अपन को पहली बार में लगेगा कि नहीं इसका ये तो इधर की तरफ है तो इस दिशा में तो कोई है ही नहीं, लेकिन इसका इस दिशा में प्रभाव आएगा कितना आएगा a cos थीटा प्रभाव बोले तो घटक, और y दिशा में घटक कितना आएगा a sin थीटा। तो अपन बोल सकते हैं कि सदिश इस दिशा में है, लेकिन अपन यूं बोल सकते हैं कि इस सदिश का इस दिशा में प्रभाव a cos थीटा है और इस दिशा में प्रभाव a sin थीटा है। मींस इसको नहीं लेकर इस दिशा में अगर मैं सदिश ले लूं a cos थीटा और इस दिशा में सदिश ले लूं a sin थीटा, दोनों मिलकर यही बनने वाले हैं, बोले तो दोनों मिलकर इसी सदिश के प्रभाव के बराबर आने वाले हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि इस दिशा में वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगर इस a cos थीटा कितना आया या v cos थीटा कितना आया 8 मीटर पर सेकंड और इधर आया 6 मीटर पर सेकंड, तो मैं बोल सकता हूं कि कण इस दिशा में गति नहीं कर रहा, कण x में चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से और y में चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो कण x में 8 से चले y में 6 से चले तो इस दिशा में वो अपने आप कितने से चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से। तो शॉर्टकट बात ये, इतनी रामायण ज्यादा नहीं गाओ, शॉर्टकट बात ये कि जब आप किसी सदिश का किसी दिशा में घटक निकालते हो तो आप उस सदिश का उस दिशा में प्रभाव देखते हो, ठीक है। तो अब समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं, शॉर्टकट बात समझते हैं। ये a वेक्टर था, इसका x दिशा में घटक निकाला, बोले तो इसका x दिशा में प्रभाव कितना आ गया a cos थीटा, y दिशा में घटक निकाला तो y दिशा में प्रभाव कितना आ गया a sin थीटा। अब अगर मैं क्या करूं, इस सदिश को रोटेट करता जाऊं, घुमाता जाऊं, किधर की तरफ लेता जाऊं x की तरफ, तो जैसे जैसे मैं इस a वेक्टर को x की तरफ लेता जाऊंगा ये कोण क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, और a वेक्टर की तरफ लूंगा ये कोण कम, और x की तरफ लूंगा ये कोण कम, और x की तरफ लूंगा ये कोण कम, और कल कोई a वेक्टर पूरी तरह से x की तरफ हो गया, तो जब सदिश पूरी तरह से x की तरफ हो गया तो आपका सदिश x अक्ष से कितना कोण बना रहा है 0, तो इस a वेक्टर का x दिशा में घटक ax बराबर कितना आएगा a cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 a। बोले तो जब a वेक्टर x दिशा में आ गया
तो ए वेक्टर का एक्स दिशा में घटक, तो भैया ए वेक्टर चूंकि एक्स दिशा में है और आप इसी दिशा में सदिश का घटक देख रहे हो, तो ये कितना आ गया, ए का ए आ गया। बोले तो सदिश का खुद की दिशा में घटक, घटक बोले तो प्रभाव उसी सदिश के परिमाण के बराबर होगा। अब इस ए वेक्टर का y दिशा में घटक देखें, तो चूंकि x से कोण 0 बना रहा था, तो x की तरफ घटक a cos 0 और y की तरफ क्या गया घटक a sin 0, sin 0 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब अगर मैं इस a वेक्टर का इसके लंबवत दिशा में, चूंकि a वेक्टर x दिशा में है, अगर मैं a वेक्टर का y दिशा में घटक देखूं तो a वेक्टर x दिशा में है, तो चूंकि x और y लंबवत है तो a और y भी लंबवत हो गए, तो a वेक्टर का y दिशा में घटक कितना है, 0। अर्थात किसी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक प्रभाव क्या होगा, 0 होगा। ठीक बात है कि नहीं। इसी तरह से अगर आपका ये a वेक्टर को मैं y की तरफ ले जाता जाता तो ये थीटा कोण बढ़ता जाता, और अगर मेरा a वेक्टर पूरी तरह से y की तरफ चल जाता तो थीटा कितना हो जाता, 90 डिग्री। तो a वेक्टर का x की तरफ घटक क्या होगा, a cos थीटा cos 90। a वेक्टर का y दिशा में घटक कितना होगा, a sin थीटा a sin 90। जिससे कोण देख रहे होते हैं उसकी तरफ घटक cos वाला और उसके लंबवत में sin वाला। तो a वेक्टर का x दिशा में घटक कितना होता है, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और a वेक्टर का y दिशा में घटक कितना था, sin 90 का मान 1। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा सदिश y की तरफ है, तो इस सदिश का y दिशा में घटक, अरे जब सदिश ही पूरी तरह से y दिशा में है तो खुद की दिशा में घटक तो खुद के बराबर ही आएगा। और इस a वेक्टर का x दिशा में घटक, चूंकि a वेक्टर y दिशा में है तो a वेक्टर y दिशा में x और y लंबवत, तो a वेक्टर और x भी क्या हो गया, किवाड़ लंबवत हो गए। तो इस a वेक्टर का x दिशा में घटक कितना आया, 0। तो इसका मतलब किसी भी सदिश का स्वयं की दिशा में तो घटक सेम होता है और लंबवत दिशा में घटक 0। घटक का मतलब प्रभाव, इफेक्ट। ठीक है, तो किसी भी सदिश का खुद की दिशा में तो प्रभाव इफेक्ट पूरा का पूरा होगा और लंबवत दिशा में प्रभाव क्या होगा, 0। तो गौर फरमाइएगा, मान लीजिए ये एक सदिश है a वेक्टर, अगर मैं इस सदिश का इस दिशा में प्रभाव देखना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंतिम बिंदु से यहां लंब डालना पड़ेगा। तो ये इसका इस दिशा में प्रभाव आ गया, ये कितना आएगा, a cos थीटा। अब अगर मैं इस सदिश का इस वाली दिशा में प्रभाव देखना चाहूंगा तो यहां से लंब डालूंगा, तो क्या आएगा, a cos थीटा। आप एक बात देखते जा रहे हैं, ये a वेक्टर है, मैंने पहले वाली दिशा ली है, अब दिशा ली ये, तो आपने देखा कि अब इस वाली दिशा का a वेक्टर के साथ कोण क्या हो गया, बढ़ गया, और कोण बढ़ गया तो इसका इस वाली दिशा की तरफ जो घटक आएगा a cos थीटा आएगा, लेकिन ये वाला थीटा इस वाले थीटा से ज्यादा है और कोण बढ़ गया तो cos की वैल्यू घट गई, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos 30 डिग्री 1/2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं इस सदिश से थोड़ा सा घूमा, सदिश तो यहीं कहीं है, थोड़ा सा घूमा और इसका इस दिशा में घटक देखा और इसका इस दिशा में घटक देखा, तो इस वाली दिशा वाला घटक इस वाली दिशा से क्या आएगा, कम आएगा। अगर आप डायग्राम के हिसाब से भी देखो, इस वाली दिशा में जो घटक का परिमाण होगा वो यहां से यहां तक होगा और इस वाली दिशा में घटक का परिमाण यहां से यहां तक होगा। या यूं बोलो, ये θ1 बोलो, ये θ2 बोलो, तो यहां से यहां तक का जो घटक आएगा वो a cos θ1 और ये वाला घटक क्या आएगा, a cos θ2। θ2 का मान θ1 से ज्यादा है तो cos की वैल्यू कोण बढ़ने पर घटती है, तो a cos θ2 a cos θ1 से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ। और एक और बात, अगर मैं इस a वेक्टर का इसी की दिशा में घटक लेता तो ये क्या आता, a का a आता, बोले तो a cos 0 आता, a का a आता। तो जैसे ही मैं सदिश का इसकी दिशा के अलावा
दूसरी दिशा में घटक ले रहा हूं और अगर मैं उस दूसरी दिशा का ए वेक्टर के साथ कोण बढ़ाता जा रहा हूं तो सदिश का घटक क्या होता जा रहा है, कम। मींस इस ए वेक्टर का इसकी दिशा में तो घटक पूरा का पूरा, प्रभाव पूरा का पूरा आएगा। यहां से यहां पर चला तो इसका इस वाली दिशा में प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया, एक cos थीटा 1 रह गया, और इसका इस वाली दिशा में प्रभाव एक cos थीटा 2 रह गया। और अगर मैं इसका इस वाली दिशा में घटक निकालता तो अंतिम बिंदु से इस पर लंब डालता, लंब का फुट पॉइंट यहां पर आया, तो यहां पर घटक आया, कितना आया, लेट अस सपोज ये थीटा 3 है तो ये a cos थीटा 3 आएगा। तो पता लगेगा कि ये a cos थीटा 3 तो a cos थीटा 2 से भी कम हो गया। अंदर कोई लिख रहा है a cos थीटा 2 तो यहां से यहां तक है, a cos थीटा 3 यहां से यहां तक है, और चूंकि ये थीटा 3 थीटा 2 से ज्यादा है तो कोण बढ़ने पर cos की वैल्यू और घटती है। तो पता लगा कि सदिश का इस वाली दिशा में घटक तो पूरा का पूरा, इस वाली दिशा में घटक घट के a cos थीटा 1, इसमें घट के a cos थीटा 2 और इसमें घट के a cos थीटा 3 हो गया। और अगर मैं इसके पूरी लंबवत दिशा में घटक ले लूं तो अब की बार इस a वेक्टर का इस दिशा में घटक कितना आएगा, a cos 90, थीटा बढ़ते 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 90 हो गया तो घटक 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस a वेक्टर ये इस दिशा में है लेकिन ये इसकी दिशा के अलावा भी अन्य दिशाओं में प्रभाव डालता है, केवल एक दिशा में प्रभाव नहीं डालेगा जो दिशा इसके क्या होगी, लंबवत। मान लीजिए ये a वेक्टर बल है 10 न्यूटन का बल है, तो आपने बल इस दिशा में लगाया है, आपको लग रहा है बल इस दिशा में भी है, लेकिन आप बोल सकते हो कि इस बल का इस दिशा में प्रभाव कितना है, 9 न्यूटन। मींस बल चाहे इधर लगाया लेकिन आप बल यूं मान सकते हो कि आपने इस वाले दिशा में बल कितना लगाया, 9 न्यूटन। मींस इस वाले बल का इस दिशा में भी प्रभाव आ गया, इस दिशा में 8 न्यूटन, इस दिशा में 4 न्यूटन और इस दिशा में 0 न्यूटन। तो अगर मैंने बल इस दिशा में लगाया 10 न्यूटन तो एक तरह से इस वाली दिशा में कोई प्रभाव नहीं आया। मींस अगर मैं बोल सकता हूं कि अगर इस दिशा में बल 10 न्यूटन लगा है तो इन दिशाओं में भी बल का कोई ना कोई इफेक्ट तो आया, लेकिन इस दिशा में बल का कोई इफेक्ट नहीं आया। तो अब क्या हुआ यूं समझिएगा कि अगर मेरा ये सदिश a वेक्टर है तो जैसे मैंने इस a वेक्टर को तोड़ा, x वाला घटक आया a cos थीटा, ये वाला घटक आया a sin थीटा, तो a वेक्टर तो टूट गया। अब मेरे पास ये दो टुकड़े आ गए और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। हर एक सदिश के टुकड़े भी सदिश होंगे, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो अगर मैं इस a cos थीटा का बोले तो इस वाले घटक का, इस वाले सदिश का y दिशा में घटक निकालूं, अरे भैया सदिश को तोड़ा, सदिश है उनके भी टुकड़े करने की कोशिश करो, तो अगर मैं इस ax वेक्टर का y दिशा में घटक निकालूंगा तो चूंकि यह सदिश इस दिशा के लंबवत है तो इसका इस दिशा में कोई प्रभाव नहीं आएगा, और इस वाले घटक का, इस वाले सदिश का y दिशा में घटक निकालूं बोले तो इस वाले टुकड़े का y दिशा में प्रभाव निकालूं तो इसका x दिशा में प्रभाव निकालूं तो इसका x दिशा में कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो जैसे मैंने इस a वेक्टर को तोड़ा, इसके दो लंबवत सदिशों में ax वेक्टर और ay वेक्टर में a वेक्टर तो बचा ही नहीं, अब तो दो टुकड़े बचे, और चूंकि ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के लंबवत है तो इस वाले सदिश का इधर कोई प्रभाव नहीं, इस वाले का इधर कोई प्रभाव नहीं, तो इसका x वाला सदिश का y पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, y वाले का x पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो जब मैं x दिशा की बात करूंगा तो मैं केवल इसको लूंगा, मैं इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसका इस दिशा में कोई प्रभाव नहीं आया। तो मान लीजिए ये बल था, a वेक्टर बल था, तो जब मैंने इसका घटक लिया तो ये 8 न्यूटन और इधर घटक लिया तो 6 न्यूटन, तो ये तो बचा ही नहीं। अब मैं x की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा x दिशा में बल केवल कितना लग रहा है, 8 न्यूटन, क्योंकि इस 6 न्यूटन का x पर प्रभाव शून्य है। और जब y की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा 6 न्यूटन, x की बात करूंगा ही नहीं। बोले तो जब x को देखूंगा सारे घटक x वाले देखूंगा, y वाले घटक को देखूंगा ही नहीं, और जब y की बात करूंगा सारे सदिश y दिशा में देखूंगा, x वालों की कोई बात करूंगा ही नहीं। तो x वालों पर y का कोई प्रभाव नहीं, y वालों का x पर कोई प्रभाव नहीं।
तो x वाले सदिश स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे, y वालों का कोई प्रभाव नहीं आएगा, और जब y की बात करेंगे x वालों का कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो अब यूं समझिएगा, देखिएगा, जैसे मान लीजिए a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर को जोड़कर मेरे को परिणामी सदिश r वेक्टर निकालना था। तो ये a वेक्टर के घटक ले लिए मैंने ax bx a1, तोड़ दिया इसको। b वेक्टर के घटक ले लिए bx b1, तोड़ दिया इसको। c वेक्टर के घटक ले लिए cx c1, तोड़ दिया। घटक लेने का मतलब प्रभाव, तो a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर के मैंने x और y में प्रभाव ले लिए। अब मेरे को इन तीनों को जोड़कर परिणामी सदिश बताना है r वेक्टर, तो इन तीनों के योग का परिणामी सदिश बताना है r वेक्टर। तो मैं ऐसा करता हूं, इन तीनों को जोड़ने पर x दिशा में कितना प्रभाव आया, बोले तो इन तीनों के योग का x दिशा में प्रभाव कितना आया। तो गौर फरमाइएगा, अगर मेरे को परिणामी सदिश x दिशा में निकालना है, इन तीनों को जोड़ा, परिणामी सदिश आया r वेक्टर, तो मेरे को परिणामी सदिश का x दिशा में घटक देखना है, बोले तो x दिशा में क्या नेट प्रभाव आया। तो जब मैं x दिशा में बात करूंगा तो y वाले घटकों का तो x पर कोई प्रभाव नहीं, तो इन तीनों को जोड़कर x दिशा में जो प्रभाव आया वो क्या आया, इन तीनों को जोड़ देंगे ax प्लस bx प्लस cx, इन तीनों को जोड़कर अब मेरे पास क्या आ गया, rx आ गया। अब मेरे पास कितने सदिश है, 4, ay by cy और rx। अब इन चारों का मिलकर y दिशा में नेट प्रभाव देखो कि सबको मिलाकर y दिशा में क्या प्रभाव आएगा। तो भैया rx का y पर कोई प्रभाव आएगा ही नहीं, rx का y पर कोई प्रभाव आएगा नहीं, और चूंकि ये सबके सब y दिशा में है तो ये सबके सब y दिशा में पूरा का पूरा प्रभाव डालेंगे, तो ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे, और जब ये सारे जुड़ गए तो ये क्या आ गया, ry। अरे तीनों को जोड़कर ry आ गया। अब मेरे पास केवल दो सदिश रह गए, rx और ry, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये समान दिशा में नहीं है, तो आपको इनका सदिश योग करना पड़ेगा। rx ड्रॉ करेंगे, उसके अंतिम बिंदु पर ry ड्रॉ कर देंगे, पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश इन दोनों के योग को बताएगा। तो r वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, √rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, और माना कि ये कोण अल्फा है तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ry अपॉन rx। इससे मैं r वेक्टर का परिमाण निकाल लूंगा और इससे मैं r वेक्टर की दिशा निकाल लूंगा। तो कभी भी किसी सदिश को तोड़ते तो दो लंबवत में क्यों तोड़ते हैं, ताकि जो दोनों टुकड़े आए वो एक दूसरे के लंबवत हो। तो अपन सब जानते हैं किसी भी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक प्रभाव इफेक्ट क्या होता है, शून्य। तो जैसे मैंने सदिश को दो लंबवत घटकों में तोड़ा तो दोनों घटकों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे। जब x की बात करेंगे तो y वाले घटकों को भूल जाएंगे, और जब y की बात करेंगे तो x वाले घटकों को भूल जाएंगे। अब एक और बात देखना, अगर मैं सदिश को दो लंबवत में नहीं तोड़ता तो क्या होता, दो लंबवत में नहीं तोड़ता तो क्या होता, देखना वापस समझते हैं। मैं यहां से यहां पर विस्थापन था मेरा 10 मीटर, तो मैंने जब इसको तोड़ा तो x दिशा में विस्थापन आया 8 मीटर और y दिशा में विस्थापन आया 6 मीटर। देखिए समझिएगा बात को। तो मैंने क्या करा, इसको इन दो लंबवत सदिशों में तोड़ दिया, तो इसका इस दिशा में घटक आया 8 मीटर, इसका इस दिशा में घटक आया 6 मीटर। तो जब मैं x की बात करूंगा तो मैं एक तरह से यूं चलूंगा सीधा, और मैं बोलूंगा मेरा जो विस्थापन है एक दिशा में कितना है 8 मीटर, और जब यूं चलूंगा तो कितना है 6 मीटर। अब अगर मैं इस 10 मीटर को बोले तो इस विस्थापन को दो लंबवत में ना तोड़कर एक तो ये लेता और एक ये लेता, बोले तो मैं इस s वेक्टर को इन दो लंबवत सदिशों से मिलकर ना बना मानकर, इससे और इससे मिलकर बना मानकर, मान लीजिए ये आता 5 मीटर और ये आता 7 मीटर। अब अगर मेरे से मेरे को बोला जाता इस वाली दिशा में विस्थापन बताओ, जब कण यहां से यहां पर आया इस दिशा में विस्थापन बताओ, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, जब कण यहां से यहां पर आया तो एक्चुअल में इस दिशा में विस्थापन तो ये है, अब इस दिशा में विस्थापन बताना है तो एक तो ये वाला सदिश आएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका भी इस दिशा में घटक लेना पड़ेगा।
तो अगर मैं इस सदिश को दो लंबवत दिशाओं में नहीं तोड़ता तो क्या होता, इस वाले का इस वाली दिशा में प्रभाव आता, इसी तरह से इस वाले का इस दिशा में प्रभाव आता। इससे होता क्या कि जब मैं इस दिशा की बात करता, इस वाली दिशा की बात करता तो ये तो आता ही आता और इसका भी मेरे को प्रभाव लेना पड़ता, और जब मैं इस दिशा की बात करता तो ये तो आता ही आता और इसका भी इस वाली दिशा में मेरे को घटक देखना पड़ता। तो यहाँ तो क्या करना पड़ता मेरे को, इन दोनों का, इसको तोड़ने के बावजूद भी इन दोनों का एक दूसरे की दिशा में प्रभाव देखना पड़ता। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे तोड़ा कि एक घटक आया, एक घटक आया। तो जब मैं इस दिशा की बात करूंगा इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा और इसकी बात करूंगा तो इधर कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो लंबवत में तोड़ने का फायदा क्या रहा कि आप जब इस दिशा की बात करेंगे इस वाले घटक का कोई प्रभाव नहीं, इस वाले की बात करेंगे तो इस वाले घटक का कोई प्रभाव नहीं। तो अपन क्या करेंगे, नियत त्वरण से द्विविम गति कर रहे कण की गति का अध्ययन करने के लिए जो समीकरण है उन समीकरणों को तोड़ देंगे दो लंबवत दिशाओं में, x में और y में। तो जब t समय पश्चात आप वेग निकालना चाहेंगे तो v वेक्टर निकालने के बजाय वेग के टुकड़े निकालेंगे x में और y में। तो जब आप vx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ux प्लस axt, vy निकालेंगे तो क्या आ जाएगा uy प्लस ayt। vx आपके पास आ गया, vy आपके पास आ गया। अब आप इन दोनों का वापस क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे तो आपको t समय पश्चात वेग मिल जाएगा। इसी तरह से अपन x दिशा में विस्थापन निकाल लेंगे, sx बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर और sy बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। आपके पास x दिशा में विस्थापन आ गया, आपके पास x दिशा में विस्थापन आ गया, y दिशा में विस्थापन आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का सदिश योग कर देंगे और आपको नेट विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे समीकरण को vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax और vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay के फॉर्म में इनटू y के फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस नियत त्वरण से द्विविमीय गति पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रक्षेपीय गति। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।